तो हेलो गाइस, प्रारंभ बैच 2028 इकोनॉमिक्स त्रिपाठी सर की क्लास हो चुकी है। तो चलिए आज क्लास को देखते हैं। और आज की क्लास और कल की जो क्लास हुई थी, इन दोनों का नोट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कल बस इतना सा पढ़ाया गया था, तो इतना सा नोट्स लिखता तो फिर मज़ा नहीं आता। तो चलिए आज के नोट्स को और कल के नोट्स को फटाक से रिवीजन कर लेते हैं कुछ मिनटों में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की हमको पढ़ना है, तो इसकी जो परिभाषा है, या फिर हाँ परिभाषा ही कहा जा सकता है, परिभाषा हम लोग को पता होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा ये कहना गलत नहीं होगा कि संसाधनों के उत्पादन और वितरण का जो अध्ययन है, यही अर्थशास्त्र कहलाता है ना। या फिर यहाँ पर संसाधनों के आवंटन और उपयोग के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। संसाधन की बात की जाए, संसाधन वो सभी वस्तु हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि ये भी जब कुशल हो जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है जो कि हमारे ही काम आती हैं। तो अंततः हम लोग इस चैप्टर में, यानी कि संसाधनों के रूप में लोक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संसाधन होते क्या क्या हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संसाधन की परिभाषा से। संसाधन वे सही वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करें। उसके बाद अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की जटिल प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? उत्पादन, वितरण और उपभोग की जटिल प्रणाली है। ठीक है। और इन्हीं वस्तु और सेवाओं अर्थात संसाधनों के आवंटन और उपयोग का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं मानव पूंजी विकास के बारे में। मानव पूंजी विकास को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, या फिर इसको पढ़ ही रहे हैं तो ऐसे पढ़ें कि मानव रूपी पूंजी का विकास। तो मानव रूपी पूंजी यानी कि जब कोई मानव कुशल हो जाता है, जब वो किसी काबिल हो जाता है, जैसे कि IIT वगैरह में चला गया, तो हम कह सकते हैं कि उस मानव की पूंजी का विकास हुआ है, मानव पूंजी का विकास हुआ है। तो इसके अंतर्गत हम लोग को लिखा जाता है कि मानव पूंजी धर्म मानव का स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल रूपी पूंजी, और इस क्षमता में विकास की जो प्रक्रिया है वही मानव पूंजी विकास कहलाती है, और इसमें किया गया निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्थिक क्रियाओं पर। जिन भी कार्य को करने के बाद हम धन का अर्जन कर लें, धनोपार्जन कर लें, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के अंदर हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को देखा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वही प्रकृति के साथ संबंधित हों, जैसे कि कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन। उसके बाद आते हैं द्वितीय क्षेत्र पर। द्वितीय क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने देखा कि भैया प्राथमिक क्षेत्र के जो चीज़ें हैं उनको विनिर्माण करके फिर धनोपार्जन करना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि कपड़ा उत्पादन, कपास लिया, कपड़ा बनाया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। फर्नीचर, लकड़ी काटा, पेड़ था, प्रकृति में था, उसको काटा, उसका फर्नीचर बनाया, विनिर्माण किया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया। उसी तरीके से ऑटोमोबाइल और इस बात आदि आ गए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सुविधाएं प्रदान करता है। तो जितनी भी सेवाएं वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग या फिर आप ही लोग जो हो, जब IAS वगैरह बन जाओगे तो हम एक सेवा प्रदान करते हो, तो आप किस क्षेत्र के अंतर्गत आओगे? आप आओगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, मनोरंजन, प्रशासन आदि तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या की गुणवत्ता की निर्भरता जो है वो किस पर निर्भर करती है, कि जो जनसंख्या है उसकी जो गुणवत्ता है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जापान की बात की और इजराइल की बात की। ये दोनों ही चीज़ों की बात की जाए तो ये प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर बहुत अधिक नहीं है। यहाँ पर भारत के जैसा बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है। यहाँ पर भारत के जैसी बहुत सारी जो प्राकृतिक सेवाएं हैं, प्राकृतिक जो हमको सेवा दे देती है, प्राकृतिक संसाधन जो हमको मिल जाते हैं, वो जापान वगैरह में नहीं है। जापान क्या करता है, अपना जो मानव संसाधन है उसको मजबूत किए हुए है, इसलिए वो इतना आगे है। और सेम ही इजराइल के साथ भी है। तो साक्षरता दर, स्वास्थ्य और कौशल, मुख्य रूप से ये तीन चीज़ें हैं जो कि जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक शिक्षा का टॉपिक देखा। शिक्षा के बारे में एक तरीके से मान लो ये निबंध ही है। अगर शिक्षा से रिलेटेड कोई निबंध आ जाता है तो हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं।
चलो भाई, तो शिक्षा के महत्व को देखते हैं। महत्व की बात की जाए तो समाज के विकास के लिए योगदान देता है। शिक्षा राष्ट्रीय आय वृद्धि करता है, सांस्कृतिक समृद्धि करता है, प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सरकार के द्वारा जो पहल किए गए वो रहे ये हमारे पास। शिक्षा का अधिकार लाया गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत। 21A के अंतर्गत कहा गया कि भैया 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद बात किया गया लड़कियों की शिक्षा के विशेष ध्यान के ऊपर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़े। प्रत्येक जिले में नवोदय की स्थापना हुई। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। और इसके अंतर्गत कुछ ये 3 अभियानों का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर। और इसी के साथ हम लोग का आज क्लास खत्म हो जाता है। 1.5 घंटे की क्लास में बस इतना सा पढ़ाया गया और बाकी चीज़ें बस डाउट्स लिए गए, ये किया गया वो किया गया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई यूपीएससी क्लास चल रही है, ऐसा लगा कि क्लास 9th क्लास चल रही है। यार ठीक है, अब धीरे धीरे अब एडवांस पता चलेगा कि कैसा पढ़ाई होता है। हालांकि बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं क्या नाम है, त्रिपाठी सर, लोकेश त्रिपाठी नाम है उनका। तो चलो भाई, यही रहा आज क्लास, रिवाइज हो चुका है। और ये तो आई थिंक मतलब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा रखा था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।